नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई 2023 का पेपर कैसा आएगा, सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखने वाले। जी हाँ, संस्कृत में 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 25 नंबर का टोटल पेपर होगा, पास होने के लिए चाहिए होंगे 12 नंबर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। और इसके बाद पार्ट 1 में हमने बहुविकल्पीय, पार्ट 2 में हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सभी रिवीजन कराए, उसको जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों लघु उत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में हमें दोस्तों लिखना है। पहला दोस्तों क्या है आपका, शतका, द्राक्षा, वृषभा और चिक्रोडह। 2019 में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है ये। तो दोस्तों शतका का हो जाएगा आपका खरगोश, द्राक्षा का हो जाएगा अंगूर, वृषभा का हो जाएगा बैल और चिक्रोडा का हो जाएगा आपका गिलहरी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हमें हिंदी में लिखना है। तो दोस्तों गोधूम का क्या हो जाएगा हमारा गेहूं हो जाएगा, द्राक्षा का अंगूर, द्विदलम का हो जाएगा दाल और लोचनम का हो जाएगा आग। ठीक है दोस्तों। और तत्कर्म का मठा हो जाएगा, कदली फलम का दोस्तों केला कहते हैं, बदरी फलम को हम बेर कहते हैं और पंडका को कहते हैं कीचड़। तो दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, हिंदी को संस्कृत में बदलने को आ सकता है और संस्कृत को हिंदी में। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे कीचड़ को दोस्तों पूछा जा सकता है कि संस्कृत में क्या होगा, और गेहूं का दोस्तों संस्कृत पूछा जा सकता है, जैसे संस्कृत को हिंदी में वैसे हिंदी को संस्कृत में। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगला प्रश्न अब देखते हैं, कुछ पक्षियों तथा आसपास की वस्तुओं के नाम जानकारी संस्कृत में हमें देनी है। ठीक है दोस्तों, तो भाई संस्कृत में लिखने का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों चलिए संस्कृत में हम पहले 4 पशुओं के नाम लिख लेते हैं। ठीक है। और तो दोस्तों कैसे हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने आसपास की वस्तुओं के नाम लिखेंगे, फिर पशुओं के नाम भी देखें यहाँ पे लिखा, और फिर पक्षियों के नाम। तो दोस्तों आसपास में जैसे आपकी गाड़ी होगी तो उसको संस्कृत में बोलते हैं सकरह, साइकिल को बोलते हैं दोस्तों द्विचक्रिका, बैलगाड़ी को गंत्री, जहाज को पोतः बोलते हैं दोस्तों, रुमाल को हम बोलते हैं करपटा, पगड़ी को बोलते हैं उसरीड़ा, तकिया को बोलते हैं दोस्तों उपघानम, रजाई को बोलते हैं तूलपटी। कभी आपने दोस्तों रजाई को बोला है तूलपटी, अब ठंड भी आ रही है। और दोस्तों पशुओं के नाम में दोस्तों बोलते हैं अश्व को घोड़ा, अजह को बोलते हैं बकरा, अजह को बोलते हैं बकरी, नकुला को बोलते हैं नेवला, महिषी को बोलते हैं भैंस और मरजारी को बोलते हैं बिल्ली। अब दोस्तों बात आती है पक्षियों के नाम में, उल्लुका को बोलते हैं उल्लू, कपोता को बोलते हैं कबूतर, कहाका को बोलते हैं कौआ, मयूरा को दोस्तों मोर, मराला को हंस और सेहना को बोलते हैं बाज। अब दोस्तों कुछ फलों के नाम संस्कृत में लिखकर उनका हिंदी नाम भी लिखना है। देखिए संस्कृत में भी लिखो, हिंदी में भी लिखो। पहले जैसे द्राक्षा का दोस्तों अंगूर बोलते हैं, सेवम को बोलते हैं सेव, जम्बू को बोलते हैं जामुन, कर्कटिका को बोलते हैं ककड़ी, कालिंदम को बोलते हैं तरबूज और श्रृंगारकम को बोलते हैं सिंघाड़ा। अब दोस्तों 10 रोगों बीमारी के नाम संस्कृत में लिखना है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोग भाई तैयारी करते रहिए। ठीक है। तो दोस्तों पहले शब्द और अर्थ, अतिसारा को दोस्तों बोलते हैं दस्त, अजिडम को बोलते हैं कब्ज, कासक बोलते हैं खांसी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विषचिका को बोलते हैं दोस्तों हम लोग हैजा, पिटका को बोलते हैं फोड़ा, पांडु को बोलते हैं दोस्तों पीलिया। अब उसके बाद दोस्तों शरीर के अंगों के नाम संस्कृत में हमें लिखने हैं। ठीक है। शब्द है गात्रम, अर्थ होगा आपका शरीर। मुंडम को दोस्तों सिर बोलते हैं। अब केसा को आपको बाल बोलते हैं, केस तो चलिए समझ रहे होंगे। शिखा को बोलते हैं चोटी। तो दोस्तों अगर लड़कियों की चोटी हो तो वही वाली चोटी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है शब्द मतलब क्या है, समश्रु को बोलते हैं मूछ, ग्रीवा को बोलते हैं गर्दन, स्कंद को बोलते हैं कंधा, वचा को बोलते हैं छाती। ठीक है, वच। और कुछ वस्त्रों एवं सब्जियों के नाम हमें संस्कृत में लिखना है। पहले वस्त्रों के नाम देखते हैं। तो दोस्तों दुपट्टा को क्या बोलते हैं लड़कियों के, उत्तरीयम, कच्छुका बोलते हैं कुर्ता को, और दोस्तों कच्चुलिका ब्लाउज होता है। तो दोस्तों कुछ नए शब्द हैं, आज आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ अलग लग रहा होगा। फिर उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी आप्र, पदीनम को बोलते हैं पैंट, निसारक बोलते हैं रजाई और उपधानम को बोलते हैं तकिया। अब सब्जियों के नाम में दोस्तों बात करते हैं। देखिए कभी कभी दोस्तों कुछ समानार्थी आपने पढ़ रखा होगा ना, पर्यायवाची, तो दोस्तों सेम भी होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज कभी मत होइएगा। अब जैसे सब्जियों का नाम दोस्तों आता है, दरविका को गोभी बोलते हैं, लतारका को बोलते हैं प्याज, कठिलका को बोलते हैं करेला, पनसा को बोलते हैं कटहल, तिस्य फला को बोलते हैं आंवला, अरिष्टम को बोलते हैं हम लोग लहसुन। कुछ मेवों एवं भोजन संबंधी वस्तुओं के संस्कृत में नाम लिखिए। देखिए होता क्या, पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए दोस्तों कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मेवों में दोस्तों जैसे वातादम को बोलते हैं बादाम, प्रियालम को बोलते हैं चिरौंजी, काजवम को बोलते हैं काजू, मखानम को बोलते हैं मखाना, मधुरिका को बोलते हैं मुनक्का, अकोलब को बोलते हैं पिस्ता। अन्नों तथा भोजन संबंधी नाम दोस्तों, मोदका को बोलते हैं लड्डू, लवड़म को बोलते हैं नमक, लवड़ आपने सुना होगा ना वही, अन्नम को बोलते हैं अन्न,
रसगोला को बोलते हैं रसगुल्ला, आज्यम को बोलते हैं घी, और चड़का को बोलते हैं चना। अब बारी आती है यार संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा तो दोस्तों जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्राणियों के नाम नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, सब बड़े लोग के नाम है तो आपको ध्यान में होगा। वस्तुओं के नाम में दोस्तों जैसे कुर्सी, पलंग, ये सब हो गया। स्थानों के नाम में जैसे आगरा, मथुरा, भोपाल, इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया। भावों के नाम दोस्तों जैसे प्रेम हो गया, आपको घृणा हो गई, लड़ाई, बुराई, ये सब आदि। संज्ञा के भेद दोस्तों कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। पहला आपका दोस्तों होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के भाव को बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे सरदार पटेल, पहाड़, झील आदि। जातिवाचक संज्ञा दोस्तों किसे कहते हैं, जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की जाति या समूह का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे दोस्तों पुरुष, गेंद, घर आदि। अब भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होता है, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठाई, लड़ाई, बुढ़ापा आदि। कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण संज्ञा शब्द के दो भेद बतलाते हैं, जैसे समुदाय वाचक संज्ञा और दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक संज्ञा मतलब दोस्तों जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध हो उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि। द्रव्यवाचक में दोस्तों जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आपका घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। अब दोस्तों बात होगी यार कि संस्कृत में लिंगों एवं वचनों की संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सभी के कम से कम 3 उदाहरण आपको देने हैं। तो लिंग की परिभाषा पूछी गई है। तो दोस्तों लिंग क्या होता है पहले इसको समझते हैं। संज्ञा के जिस शब्द से, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के स्त्री या पुरुष वाचक होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। समझ रहे दोस्तों कि भाई वो आदमी की लड़की है, समझ रहे हैं, लड़का या लड़की। लिंग का शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। अतः लिंग उस चिन्ह को कहते हैं जिससे किसी शब्द का पुरुषवाचक, स्त्रीवाचक अथवा नपुंसक वाचक होना सिद्ध हो, जैसे राम, रमा, मित्र, सखा आदि। लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, गधा, भारत, दिन, सीता, लड़की, ये सब दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये सब स्त्रीलिंग है। पहले वर्ग में लिखे शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और दूसरे वर्ग में लिखे शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं, इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। दूसरे वर्ग का मतलब दोस्तों यही जो सीता, लड़की, ये सब लिखा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आती है कि आप निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है दोस्तों। सड़क, रस्सी, देखिए सड़क आपके दोस्तों और रस्सी, लड़की आदि स्त्रीलिंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लिंग के प्रकार दोस्तों क्या होते हैं, देखिए हिंदी भाषा में केवल 2 ही लिंगों से में काम चल जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, परंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। संस्कृत में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, उन शब्दों के द्वारा व्यक्त होने वाले पदार्थों से होता है, इसलिए संस्कृत में लिंग निर्णय में विशेष कठिनाई होती है। जैसे हिंदी में अग्नि और महिमा शब्द स्त्रीलिंग है, परंतु यह संस्कृत में पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे ही मित्र शब्द पुल्लिंग है तथा सखा शब्द नपुंसक लिंग का अर्थ देता है। अतः इन लिंगों शब्दों की पहचान अभ्यास से ही हो सकती है, केवल किसी नियम के आधार पर नहीं। अभ्यास के लिए लिंग ज्ञान के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम यहाँ दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण नियम को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात होगी आपके पुल्लिंग की। जिस शब्द से नर या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, धन प्रत्यांत शब्द अच प्रत्यांत वाले पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे नरः, पाका, विजय, शोका, ये सब। और दोस्तों अन्य से समाप्त होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे राजन, आत्मन, मात्रन, पितरन, पठन आदि। ठीक है दोस्तों, समुद्रवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, सिंध, सागर, अब्धि आदि। इमनिच प्रत्यय वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे महिमा, लगिमा आदि। ये सब दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। देखिए देवता स्त्रीलिंग शब्द को छोड़कर, देववाचक शब्द, असुरवाची शब्द, राक्षस, नपुंसक शब्द को छोड़कर तथा सुर और असुरों के नाम तथा अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे देवः, विष्णु, शिव, दानर, असुर, ये सब दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों बात होगी अहन और दिन। नपुंसक लिंग को छोड़कर समयवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिवस, काल, पक्ष, मास, वर्ष, समय। इकरांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे कवि, मुनि, ऋषि, पति, कपि। ठीक है दोस्तों, ये सब। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे पर्वतवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे गिरि, शैला, आद्रि, पर्वत आदि। फिर दोस्तों यज्ञवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्वर, कृत, मुख आदि। फिर मासवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दोस्तों चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। तत्सम अक्रांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे जल, पवन, उपवन, धर्म, मन, धन, गगन इत्यादि।
फिर पर्वत, सागर, देश एवं महाद्वीपों के सब नाम पुल्लिंग होते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, इसलिए दोस्तों हम इसको पढ़ रहे हैं। विद्यालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, हिंद सागर, महासागर, चीन देश, जापान देश, भारत देश, ये सब ठीक है, ये सब पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र इत्यादि। लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये याद रखना है दोस्तों, आपकी पृथ्वी क्या है, ये स्त्रीलिंग है। और सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र शुक्र ये सब आपका पुल्लिंग है। तो चंद्रमा आपका पुल्लिंग है, ध्यान में रखना है। जिस शब्द से मादा स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, मति, यमुना, गौरी, अजा, कनिष्ठा आदि। स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के लिए दोस्तों नियम इस प्रकार है। इकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे देव, देवी, नारी, गौरी, स्त्री आदि। तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया, पंचमी, त्रयोदशी, पूर्णिमा, सप्ती, ये सब दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। ऋकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे मात्र, स्वस्त्र, दुहिता, ननाद्र, ठीक है। फिर समाहार, द्विगु समास युक्त आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे त्रिलोकी, द्विपुरी, अष्टपदी आदि। लेकिन युग, पात्रम आदि शब्द नपुंसक लिंग हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। क्वितन, ती मतलब प्रत्यायंत, ठीक है। प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आपके गति, बुद्धि, मति। फिर दोस्तों एकाक्षर, इकारांत और उकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आपके श्री, बु, बुआ, ठीक है। विसंति से लेकर नवति तक संख्यावाची शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, नवति आदि। तलता प्रत्ययांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लघुता, सुंदरता, गुरुता। टाप, आ और आ प्रत्यायंत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे लता, रमा, शोभा, विद्या। नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे आपके गंगा, यमुना, घाघरा, रावी, नर्मदा, कावेरी आदि। फिर झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सांजर झील, डल झील आदि। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, पुर्तगाली, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, फारसी आदि। ये सब दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। फिर दोस्तों बात आती है तत्सम इकरांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती है जैसे रीति, नीति, शांति, भक्ति, जाति, हानि, समिति, कीर्ति आदि, ठीक है। परंतु कवि, अतिथि एवं रवि अपवाद है, इसको ध्यान रखना है। जिन शब्दों के अंत में या, ई, आहट, आस आदि प्रत्यय लगाते हैं वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे डिबिया, कुटिया, खटिया, बनावट, सजावट, लिखावट, थकावट, बुराई, कठिनाई, खटास, मिठास, प्यास, ये सब आपके स्त्रीलिंग है। अब दोस्तों बारी आती है आपकी नपुंसक लिंग की। तो ये क्या होता है इसको देखते हैं। ऐसे शब्द जो ना तो नर ना ही मादा का बोध कराते हैं उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं जैसे जलम, फलम, नगरम, पुस्तकम, हलम, आम्रम, नगरम आदि। नपुंसक लिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम इस प्रकार है। भाववाच्य में प्रत्यायंत शब्द नपुंसक होते लिंग होते हैं जैसे जीवितम, हसितम, पठितम, गीतम। समाहार द्वंद्व समासवाचक नपुंसक लिंग होते जैसे पाणिपादम, हस्तव्यम, अस्वादि, ठीक है। फिर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लुट या यू, अन प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं जैसे भोजनम, शयनम, गमनम, जगनम आदि। तद्धित के त्वत् और प्यच यह प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं जैसे आपके मधुरत्वम, सौंदर्यम, माधुर्यम आदि। भाववाची में कृत, तद्वत, अनियर, यद, ठीक है दोस्तों। प्रत्ययांत शब्द नपुंसक लिंग होते हैं जैसे आपके भवितव्यम, भाव्यम, भवनियम आदि। तो दोस्तों 6 नंबर पॉइंट क्या रहा हमारा, अव्ययी भाव समास वाचक शब्द नपुंसक लिंग होते हैं जैसे प्रतिदिनम, यथाशक्ति, निर्मक्षिकम, ठीक है। फिर 7वां पॉइंट है क्रिया विशेषण शब्द नपुंसक लिंग होते हैं जैसे शीघ्रतम, मधुरतम, ध्रुवम, दूरकम, अधिकम आदि, ठीक है। फिर 8वां पॉइंट है दोस्तों हमारा अस, इस, उस, अन में अंत में होने वाले शब्द प्राय नपुंसक लिंग होते हैं जैसे मनस, चेतस, धनुष, आहस, चर्मन, कर्मन, नामन आदि। फिर दोस्तों उसके बाद बात आती है कि वचन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित हमें स्पष्ट करना है, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, वचन किसे कहते हैं, छोटे शब्दों को वचन की जानकारी किस प्रकार की जानी चाहिए, सो उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। छोटे बच्चों को वचन की जानकारी, ठीक है दोस्तों। तो छोटे बच्चों को कैसे होगी, तो पहले बड़े बच्चों को होनी चाहिए। तो पहले दोस्तों आप लोग सीखिए वचन क्या है, ठीक है। वचन परिभाषा, शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं जैसे दोस्तों बालकः पठति, बालकः पठन्ति। फिर दोस्तों यहाँ बालक शब्द से एक बालक का बोध होता है तथा बालका से शब्द से एक से अधिक बालक का बोध हो रहा है। वचन के भेद दोस्तों, संस्कृत में वचन 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
अब एक वचन किसे कहते हैं? संख्या के जिस रूप में किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे छात्र, बालका, थैला, बालिका, ये सब। द्विवचन दोस्तों जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्विवचन में सिर्फ दो लोगों का बोध होगा, तीन का नहीं होगा, ना तो एक का होगा, सिर्फ दो लोगों का, ना तो कम ना तो ज्यादा। छात्रों, बालकों, फले, आवाम, युवाम, वृक्षों, मातरे, नद्यों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बारी आती है बहुवचन। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे छात्र, बालका, वयम, युवम, राम, कवय, भानवा, ये सब। ठीक है दोस्तों, वचनों के नियम क्या है इसको आप देखते हैं। संस्कृत में वचनों के कुछ नियम होते हैं जो इस प्रकार है। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे मरणशील भवति, बालः चपला भवति एव। द्वयम, तृतीयम, त्रयम, युग्मन, युगलम आदि शब्द एक वचन में ही आते हैं। इसी तरह गण, समूह, वर्ग, समुदाय, चतुष्टय आदि समाहार, द्विगु व द्वंद्व समास के शब्द पी, मुनित्रयम, कन्या, युगलम आदि। फिर दोस्तों संस्कृत में नेत्र, कर्ण, हस्त, पादवाचक शब्द प्राय द्विवचन में आते हैं, जैसे नेत्राभ्यम, पश्यामि, पादाभ्यम, गच्छति, हस्ताभ्यम, कार्यारम, करोमि, ये सब दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो द्वि, उम, दंपति शब्द द्विवचन के ही होते हैं। एक से द्वंद्व के सभी शब्द भी द्विवचन के ही होते हैं। फिर सहस्त्रम, हजार, शतम, लक्षम, न्यूनतम, 10 लाख, ये सब दोस्तों 10,000, ये सब जो दोस्तों दिया गया है, ये शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में आते हैं। फिर प्रदेश के नाम बहुधा बहुवचन में आते हैं, जैसे भंगेशु, मगधेशु, कलिंगसु। ठीक है दोस्तों, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सही ना दिख रहा हो, लेकिन दोस्तों हम पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही सुनाई देगा। अस्मत् शब्द का प्रयोग कभी कभी बहुवचनों में भी होता है, यद्यपि कहने और करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, जैसे। ठीक है दोस्तों, ये सब। अब दोस्तों चलिए इसके अगले क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए ज्यादा जरूरी होता है। जैसे दोस्तों देखते हैं, कति आदि शब्द नित्य बहुवचनांत के ही होते हैं तथा जलवाचक अप शब्द भी बहुवचन होता है। अब उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपकी कि कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं। देखिए संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है, चिन्ह से उल्लेख करना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक हम कहते हैं। संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। कारक अथवा विभक्ति निम्न प्रकार है। देखिए याद रखना है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में संबोधन है, ये सब। ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत अच्छे से आप लोग बिल्कुल लिख कर याद करेंगे। प्रथमा विभक्ति द्वितीय, पहले एक तरफ आप लाइन खींचेंगे, विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। फिर दोस्तों कारक में लिखेंगे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और चिन्ह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पै पर हे हरे भो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आता है, कारक क्या होता है। संस्कृत भाषा में इसकी प्रयोग विधि भी आपको लिखनी है। अब कारक क्या होता है दोस्तों, इसको देखा जाए। कारक, काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। छात्र ने पत्र लिखा, इस वाक्य में हम यह देखते हैं कि छात्र के साथ किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। या छात्र के साथ ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि छात्र एक वचन है, ने चिन्ह कर्ता, कारक तथा प्रथमा विभक्ति का है। देखिए दोस्तों आपने यहाँ देखा होगा कर्ता ने, यहाँ पर दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम देखी ना ये चीज। ठीक है, ने वाला। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा था छात्र ने पत्र लिखा, तो समझ गए होंगे दोस्तों कर्ता ने लिखा है ना। देखिए छात्र शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में छात्रा बनता है, अतः यहाँ छात्र की संस्कृत छात्र लिखी जाएगी। छात्र ने पत्र लिखा है, पत्र लिखन का कार्य करने वाला छात्र है, अतः छात्र कर्ता कारक है। अब दोस्तों बारी आती है कि इसी प्रकार छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है। तो दोस्तों वाक्य में पत्र के साथ को चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा चिन्ह का प्रयोग हो रहा है आपका, को चिन्ह का। तो दोस्तों जरा देखिए यहाँ पर को कहां पर आता है आपका, यहाँ देखिए जरा, ये हाँ दोस्तों कर्म को ना, ये दिख रहे। ठीक है दोस्तों, को का यहाँ पर यूज होता है। तो बस वैसे दोस्तों आप लोग को ये सब चीजें पहचाननी पड़ती है। को चिन्ह कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का और पत्र नपुंसक लिंग है, किंतु पत्र के कर्ता कारक और कर्म कारक के एक वचन में एक से रूप बनते हैं, वह रूप पत्रम, अतः पत्रम कर्म कारक है। फिर दोस्तों इसी प्रकार छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है, वाक्य में कलम के साथ द्वारा चिन्ह का प्रयोग हुआ है, द्वारा करण कारक तृतीय विभक्ति है और इसे एक वचन में इसकी संस्कृति कमलीन है। ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल अच्छे से याद करते हुए आप लोग चलना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है, इसी प्रकार लिखता है क्रिया है जो
कि छात्र के लिए प्रयुक्त होता है, लिखता है, वर्तमान काल में है। धातु रूपावली में छात्र एक वचन प्रथम पुरुष है, जहां लिखता है कि संस्कृति होती है लिखति। अतः छात्र पत्र को कलम द्वारा लिखता है, वाक्य की संस्कृत होगी छात्र पत्रम कलमेन लिखति। इसी प्रकार हम संस्कृत में विभिन्न वाक्यों का अनुवाद करते हैं। यह भी याद रखिए, छात्र शब्द पुल्लिंग है, छात्र शब्द अकारांत है। अकारांत का अर्थ होता है वह शब्द जिसका अंत आ वर्ण के साथ हो। ठीक है दोस्तों, अतः उन सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में छात्र शब्द की भांति होंगे, जैसे बालका, सिंह, खगा, रामा आदि। अब दोस्तों कुछ संज्ञा शब्दों के पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के रूप में लिखना है दोस्तों, संज्ञा पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और त्रिवचन। ठीक है, बहुवचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जैसे हम इसमें लिखने वाले हम लोग यूज करेंगे आत्मन का। तो दोस्तों देखिए, इससे होगा क्या, आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, एक दो याद कर लेंगे तो पेपर में आएगा तो आप उसको बनाकर लिख सकते हैं। जैसे आत्मन का हो जाएगा एक वचन आत्मा, फिर आत्मानो आत्मनः, फिर द्वितीय विभक्ति में होगा आत्मनम आत्मानो आत्मनः, तृतीय विभक्ति में आत्मना आत्माभ्यम आत्मभि, चतुर्थी में दोस्तों हो जाएगा आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य, पंचमी में दोस्तों आत्मना आत्मभ्याम आत्मभ्य। इसको दोस्तों आप लोग देख के बढ़िया से लिख लीजिएगा, आत्मनम आत्मनो आत्मनाम। सप्तमी में दोस्तों आत्मनि आत्मनो आत्मसु, संबोधन दोस्तों हे आत्मन हे आत्मनो और हे आत्मना। ठीक है, इसी प्रकार अस्मन अध्वन ब्रह्मन इत्यादि के रूप में चलते हैं। देखिए याद रखना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों राजन, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेपर में आ सकता है। राजन मतलब राजा, तो इसका प्रथमा विभक्ति क्या होता है, राजा राजनो राजना, द्वितीय में राजनम राजानो राज्ञ, तृतीय में राज्ञा राजभ्याम राजभी। ठीक है दोस्तों, चतुर्थी में राज्ञे राजभ्याम राजभ्य। देखिए ऊपर भी ध्यान देना है, इधर विभक्ति आपकी चल रही प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी है, और इधर दोस्तों एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी षष्ठी विभक्ति में, राज्ञा राज्ञो राज्ञाम, सप्तमी में राज्ञी या राजनी राज्ञो राजसु, संबोधन में हे राजन हे राजनो हे राजना। फिर दोस्तों विदस विद्वान, तो दोस्तों इसमें विभक्ति कैसे हो जाएगा, पहले विद्वान विद्वांसो विद्वांसा, द्वितीय में विद्वांसो विद्यापो विदसु। तो दोस्तों इसको बढ़िया भी आप लोग ऐसे देख के देखिए आपके सामने है, इसको आप वीडियो को रोक के बढ़िया अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद होगा। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज और बता दें कि इसका स्त्रीलिंग, ठीक है, विदुषी होता है जिसका रूप नदी के समान चलता है। ठीक है, विद्वान का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी। अब दोस्तों बारी आती है स्त्रीलिंग में, चलिए देख लेते हैं कुछ, मात्र का या माता जी का। तो क्या हो जाएगा, एक वचन में पहले माता, प्रथमा विभक्ति मात्रो मात्र, फिर मात्रम मात्रो मात्र, मात्रा मात्रभ्याम मात्रभी, मात्रे मात्रभ्याम मात्रभ्य। तो दोस्तों ऐसे आप इसको भी लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के बढ़िया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसी प्रकार दुहित्रु पुत्री यात्रा देवरानी आदि का रूप चलता है। अब दोस्तों उसके बाद बारी आती है वाच या वाणी की, तो दोस्तों इसको आप बढ़िया से लिख लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपका त्वच सुच रुच रिच आदि शब्दों के रूप में चलते हैं। देखिए ये सब क्या लिखा है, जैसे दोस्तों आप लास्ट में देख रहे हैं वैसे ही आप इसमें बना सकते हैं, वो चीज लिखा है। आप ये अगर दोस्तों सिर्फ वाच का याद कर लेंगे ना, वाच्य का, ठीक है, तो इससे आपको फायदा क्या होगा, पेपर में त्वच पूछ ले, सुच पूछ ले, रुच पूछ ले, रिच पूछ ले, तो आप उसका ऐसे बना सकते हैं, बस यही बात है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी सरित या नदी। तो दोस्तों सरित सरितो सरिता सरितम सरितो सरिता सरिता सरितभ्याम सरितभ्य, ये सब दोस्तों बढ़िया आप लिख लेंगे। इसी प्रकार विद्वत योषित स्त्री आदि शब्दों के रूप में चलते हैं। ठीक दोस्तों, बारी आती है दिक या दिशा, तो दोस्तों इसका भी बढ़िया आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी जगत और नामन शब्दों के नपुंसक लिंग के रूप में लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको बढ़िया आप लोग नपुंसक लिंग में देखते हैं, जगत जगत का हो जाएगा जगती जगंती, जगत या जगती जगंती, फिर से दोस्तों सेम है, दो बार रिपीट हो गया, चाहे प्रथमा या द्वितीय है, सब कुछ वही है। फिर जगता जगतभ्याम। देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा बता दे रहे हैं, पेपर में ऐसा बन सकता है कि जगत का, ठीक है, जगत का द्वितीय विभक्ति, ठीक है, द्वितीय विभक्ति और बहुवचन बताइए आप क्या होगा। पूरा नहीं पूछेगा दोस्तों, पूरा नहीं लिखने को होगा, बहुवचन बस इतना पूछ लेगा। तो दोस्तों आपको लिखना क्या होगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, दोस्तों आपको खाली इतना लिखना होगा जगंती। ये पूछ सकता है कि इसकी षष्ठी विभक्ति द्विवचन बताइए, तो दोस्तों जगत तो हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो दोस्तों इसी प्रकार आप तकाराम नपुंसक लिंग शब्दों के रूप में चलते हैं। अब बारी आती है आपकी नामन या नाम, ये कैसे होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। पहले नाम, नामनी या नामनी, नामानी। तो दोस्तों इसको बढ़िया देख के आप लोग स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोककर बढ़िया आप लोग कॉपी पे लिखकर याद करिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपकी धातु किसे कहते हैं। कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार, लिट लकार व लंग लकार के उदाहरण
प्रस्तुत आपको करने हैं। तो दोस्तों चलिए सीधे आपके आते हैं। पहला दोस्तों आपका होता है लट लकार में देते हैं पट का। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है। प्रथम पुरुष, इसमें 3 होते पुरुष, दोस्तों प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, विभक्ति में ये आता है। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इसको परिभाषा पढ़ लेते हैं। पहले धातु या क्रियावाचक भू पट आदि को धातु कहते हैं। सभी धातुएं भुआदि अदादि ज्योत्यादि दिवादि स्वादि तुदादि रुधादि रुधादि तनादि क्रियादि और चुरादि 10 गणों में विभक्त है। इनमें रूप की दृष्टि से कुछ परस्पैदी, कुछ आत्मनिपेदी और कुछ उभयपदी है। काल और अवस्था के अनुसार इनका रूप 10 लकारों में होता है। पाठ्यक्रम में केवल 5 लकार निर्धारित है। लट लकार भविष्य हो गया। देखिए लट लकार मतलब वर्तमान काल, देखिए इसको याद रखना है। लट का मतलब वर्तमान होता है, लट का मतलब भविष्य होता है, लोट का मतलब आज्ञा, लंग का मतलब भूतकाल और लिंग का मतलब विधि इत्यादि। तो पहला दोस्तों हम लट लकार पढ़ने वाले हैं। तो लट लकार का मतलब क्या है आपका वर्तमान काल। तो दोस्तों आपका हो गया पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। तो दोस्तों बारी आती है आपके लंग लकार मतलब भूतकाल। ठीक है, इसको देखते हैं दोस्तों। लंग लकार अभी आपने देखा ना, यहाँ पर लिखा था आपका भूतकाल, ये ठीक है दोस्तों, भूतकाल लिखा था ना। चलिए इसको शुरू करते हैं। देख लीजिए, आपने शायद ना देखा हो, इसको हाईलाइट करते ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों ये शुरू होता है आपका अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव और अपठाम। फिर दोस्तों बारी आती है लट लकार की। लट लकार क्या होता है दोस्तों, अभी आपने देखा यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं भविष्य काल, ये आपका फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसमें पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। फिर दोस्तों बात आती है गम गच्छ जाना या लट लकार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावा गच्छामा। तो दोस्तों ये बहुत मजा आती थी पढ़ने में, पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अच्छा इसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो लंग लकार में दोस्तों इसको आप देखिए बढ़िया, इसका वीडियो को रोक के इसको बढ़िया लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लट लकार में इसको बढ़िया रोक के लिख लीजिएगा आप लोग। तो कुछ चीजें दोस्तों हम चाह रहे हैं आप लोग जितना अच्छा लिख कर याद कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है पा या पिब पीना। ठीक है, पीबती पीबता, ये देखिए ये आपका लट का मतलब है वर्तमान काल, लंग का भूतकाल और लट का मतलब भविष्य काल। तो दोस्तों तीनों में आपको यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती है कि धातु। देखिए दोस्तों ये सब बात जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको बढ़िया वीडियो को रोक के बढ़िया आप लोग इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, तभी आप बढ़िया से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है धातु रूप में लट लकार एवं लंग लकार का प्रयोग बताइए। ठीक है दोस्तों, भू भाव धातु लट लकार। ठीक है दोस्तों, फिर भवती भवता भवंती भवसी भवत भवत भवामि भवावा भवामः। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका फिर से लट लकार। फिर दोस्तों लंग लकार मतलब भूतकाल, अभवत अभवताम अभवन अभवा अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाम। ठीक है दोस्तों, ये सब चल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये आ जाता है क्र धातु परस्मैमत में लट लकार एवं लंग लकार दोनों में प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष तीनों वचनों के रूप में लिखना है। तो क्र धातु का लट लकार के रूप में लिखना है। देखिए दोस्तों तीनों रूप का मतलब समझ रहे हैं। एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता दें, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ये दोस्तों क्वेश्चन खत्म हुआ तो इसके बाद ये लिखा था हथ पा गम रच वद पच नम स्था स्मर और जी आदि के रूपों में भू धातु की तरह ही चलेंगे, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बारी आती क्र या करना लट लकार। दोस्तों कैसे करेंगे इसको। ठीक है, इसमें बोला गया है ना कि क्र धातु का लट लकार के रूप में लिखना है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप लोग को लिख कर आना है, तभी 2 नंबर मिलेगा। प्रथम पुरुष में दोस्तों करोति करुता कुरवंती। दोस्तों ये सब आप लोग देखिए, बढ़िया वीडियो को रोक कर लिखिए कॉपी पर, जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, लंग लकार दोस्तों मतलब भूतकाल, अकरोत अकुरुताम अकुरुवन अकरोह अकुरुतम अकुरत और अकरवम अकुर्व अकुर्म। ठीक है, फिर दोस्तों बारी आती है अस्मत् शब्द का तृतीय विभक्ति, ये तीनों वचनों का रूप लिखना है। देखिए दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ऐसी विभक्ति पूछी है। जो अभी आपने यहाँ विभक्ति देखा था ना ये वाला, इसमें दोस्तों ऐसे बोल सकता था कि भाई जैसे आप जगत का तृतीय विभक्ति तीनों वचनों के रूप में लिखिए, तो ये दोस्तों लिखेंगे तृतीय विभक्ति में तीनों वचन। जैसे क्या हो जाएगा, एक वचन में होगा जगता जगत्याभ्या फिर जगत्यभी। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका अस्मत् की हम बात कर रहे थे, तो इसको देख लेते हैं। अस्मत् शब्द के रूप तृतीय विभक्ति में। ठीक है दोस्तों, तृतीय विभक्ति मया अवभ्याम अस्माभि। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का प्रथम मध्यम एवं उत्तम पुरुषों में प्रयोग उदाहरण दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए पहले कर्ता क्रिया का प्रयोग कैसे होता है दोस्तों। स पठति
तो पठता ते पठन्ति, सा पठति ते पठता ता पठन्ति, त्वम लिखति युवम लिखत युवम लिखत और अहम लिखामि आवा लिखावा और वयम लिखामा। अब दोस्तों बात हो गई आपके प्रथम पुरुष के लिए, ठीक है ना। किसमें दोस्तों, प्रथम मध्यम और उत्तम पुरुष। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पहले हम प्रथम पुरुष की बात करेंगे, फिर मध्यम पुरुष की, फिर दोस्तों हम उत्तम पुरुष की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रथम पुरुष में आते हैं। क्या होता है, स गच्छति तो गच्छता ते गच्छन्ति। फिर दोस्तों अजा चरति अजय चरता अजा चरन्ति। तो दोस्तों आप इसको बढ़िया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छे से इसको याद करेंगे, ठीक है। दोस्तों मध्यम पुरुष में आते हैं। त्वयं पठति युवाम पठता युवम पठत, त्वया सह क अस्ति तुभ्यं फलं दास्यामि तव पुस्तकम, युष्माकं विद्यालय त्व हस्तातत और त्वाम पृच्छामि, ठीक है। अब बात आती है आपकी उत्तम पुरुष। अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठामा, मया सह रमेशा अस्ति महम फलतः आनय मम गृहम्। फिर दोस्तों अस्माकं विद्यालय पुस्तकम मम हस्तातः गच्छति माम पश्यति सः, ठीक है दोस्तों। फिर बारी आती है संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों में रूप लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों में प्रयोग। तो दोस्तों आपका जैसे आता है एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, पठति पठता पठति पठति पठत पठत, पठामी पठावा पठामा। तो दोस्तों ये आपने देखा, ये आपका लट लकार था। फिर दोस्तों आप बारी आती है आपकी लट लकार की। दोस्तों एक बार और देखते हैं कैसे दोस्तों इसका वद बोलना का हम यूज करते हैं। जैसे आपका हो गया प्रथम में सह वदति तो वदता ते वदंती। फिर दोस्तों त्वम वदसि मध्यम पुरुष में युवाम वदता युवम वदत, अहम वदामि आवाम वदावा वयम वदामा। तो दोस्तों हमने देखा इसमें वद के साथ इसका प्रयोग किया, ठीक है, वद और वदति, ठीक है दोस्तों, दोनों हमने देखा। अब दोस्तों अगर हम लोट लकार में इसका यूज करें तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। सह वदतु तो वदताम ते वदंतु त्वम वद वदतात युवाम वदत युवम वदत और अहम वदानी आवाम वदा और वयम वदाम, ठीक दोस्तों। अब लंग लकार मतलब भूतकाल में इसका यूज करेंगे एक वचन में। तो सह अवदत तो अवदताम ते अवदन त्वम अवदह युवाम अवदतम युवम अवदत अहम अवदतम आवाम अवदाव वयम अवदाम, ठीक है। फिर दोस्तों विधि लिंग लकार विधि संभावना। अब दोस्तों इसको हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका सह वदेत तो वदिताम ते वदेयु त्वयं वदे युवाम वदेतम युवम वदेत अहम वदेयम आवाम वदेव वयम वदेव। फिर दोस्तों बात ही आती है आपकी लट लकार या भविष्य काल। सह वदिष्यन्ति तो वदिष्यत ते वदिष्यन्ति त्वयं वदिष्यति युवाम वदिष्यत युवम वदिष्यत अहम वदिष्यामि आवाम वदिष्यामः वयम वदिष्यामः, ठीक दोस्तों। तत् सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखना है। तो स्त्रीलिंग दोस्तों, ठीक है, प्रथमा एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा में सह ते ता, द्वितीय में दोस्तों ताम ते और ता। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो दोस्तों अहम प्रतिदिनम विद्यालय गच्छामि, तुम कहाँ पर रहते हो, कहाँ रहते हो। त्वयं कुत्र निवसति, श्याम पैर से लंगड़ा है तो श्याम पादेन खज्जः, ठीक दोस्तों, पेड़ से फल गिरते हैं। वृक्षात फलानि पतन्ति। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। अहम पत्रम लिखिष्यामि, तो दोस्तों मैं पत्र लिखूंगा। त्वयं पुस्तक पठिष्यति का हो जाएगा तुम पुस्तक पढ़ोगे। श्यामा गृह गमिष्यसि, श्याम घर गया था। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। सह पाठम अपठतम, तो दोस्तों उसने कल पाठ पढ़ा था। रामः पत्रम अलिखत, राम ने पत्र लिखा था। बालः गुरुम अनयत, तो दोस्तों बालक ने गुरु को प्रणाम किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भो छात्र यहाँ गच्छ, ठीक दोस्तों इसका हो जाएगा अरे छात्र यहाँ आओ। युवा पत्रम पठत, तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। ते कंदुका आक्रीडा, वे गेंद से खेले। पश्य कह आगच्छति, देखो कौन आता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। पहला दोस्तों आपका है अहम पुस्तकम, अहम पुस्तक पठामि, तो दोस्तों मैं पुस्तक पढ़ूंगा। तयम प्रति दया करूं, उस पर प्रतिदिन दया करो। शिशु प्रकृत्या सरल भवति, शिशु प्रकृति से सरल होता है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हमें करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है वे दोनों पुस्तक पढ़ते, तो दोस्तों हम बोलेंगे इसको तो पुस्तकम पठता,
तुम सब मंदिर जाते हो तो दोस्तों हो जाएगा युवम मंदिरम गच्छत। वे सब विद्यालय गए तो दोस्तों इसका हो जाएगा ते विद्यालयम अगच्छन। और दोस्तों हम सब वहां देख रहे हैं तो वयम तम पश्याम। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। वृक्ष पर 3 पत्ते हैं तो वृक्षे त्रय पत्राणि सन्ति। वह विद्यालय से आता है तो स विद्यालयात् आगत या आने। राम के पास 2 फूल हैं तो दोस्तों राम पार्श्वे द्व या द्वौ पुष्पाणि सन्ति। राम ने रावण को मारा तो दोस्तों रामा रावण हंति या अहत। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या आता है हमारा कि निम्नलिखित नीति परक वाक्यों को हिंदी रूप में हमें लिखना है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पहले आपका 2017 में पूछा भी जा चुका है। सडा दोषा पुरुष हेड़ हातव्य भूतिमि क्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। तो दोस्तों अर्थ क्या हो जाएगा इसका कि ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। पहला दोस्तों आपका नींद हो गया, डर हो गया, गुस्सा, आलस्य, धीरे धीरे काम करने की आदत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बहुत से ज्ञान है लेकिन समय पर वो काम ना है तो आपको एक तरह से आप समझ लीजिए बेमतलब का भार ढो रहे हैं। ठीक है, तो टाइम पर दोस्तों उसका आपको यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन, कर्तव्यम ही सता वचः। सज्जन पुरुषों की बात को हमेशा मानना चाहिए। विभूषणम मौन पंडिता नाम। तो दोस्तों अर्थ क्या होगा, मूर्खों का सबसे बड़ा गहना आभूषण चुप रहना ही होता है। समय एवं करोति बला बलम। समय ही मनुष्य को सबल और निर्बल बनाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम ही प्रियम। तो दोस्तों सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः। हितकारी और प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो दोस्तों इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, जहां नारियां पूजी जाती हैं वहां देवता निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अविवेका परमा पंदह पदम। अज्ञान समस्त आपत्तियों का आधार है। विद्या धर्मेण शोभते। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा विद्या धर्म से ही शोभा देती है। परोपकाराय संत विभूतया। तो दोस्तों सज्जनों की संपदा परोपकार के लिए होती है। उद्योगिनम पुरस्ता सिंह मुपैति लक्ष्मी। परिश्रम से ही धन की प्राप्ति संभव है। अंगीकृत सुकृतिन परिपालयन्ति। तो दोस्तों स्वीकार की हुई बात का सज्जन पुरुष अवश्य पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अति दर्पे हता लंका। अत्यधिक गर्व से लंका नष्ट हुई है। बुभुक्षित किम न करोति पापम। तो भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता है। अर्थम नर्ता भावम नित्यम। तो दोस्तों दौलत का नाशा अहितकर है। स्वभावे दुरितिक्रम। व्यक्ति का स्वभाव बदलना कठिन होता है। कात्रा एवं जलपंती यदम भाव्यम तद भविष्यति। तो दोस्तों अर्थ हो जाएगा कायर पुरुष ही कहते हैं जो होना है, जो होना होगा वही होगा। जी हाँ दोस्तों, समझ लीजिए काफी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो दोस्तों दिवाली चल रही है तो पटाखे तो दगेंगे ही ना। तो कायर पुरुष क्या बोलते हैं दोस्तों आपका कि जो होना होगा यार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, न्यायात पथ विचलंती पदम न धीरा। अर्थ होगा दोस्तों सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। त्याज्यम न धैर्य विदुरे काल। विपत्ति में भी धैर्य का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। पदम ही सर्वत्र गुणे निर्धीयते। तो दोस्तों गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलम बिंदु निपातने क्रमतः पूरेतः घटा। एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। विद्या धर्म सर्वधनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। शरीर माध्य खलम धर्म साधनम। तो शरीर धर्म को साधने का माध्यम है। वीर भोग्या वसुंधरा। यह पृथ्वी वीर पुरुषों के लिए भोगनीय है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पयम पान भुजगानम केवलम विषवर्धनम। सर्प को दूध पिलाना केवल उसका जहर बढ़ाने के समान है। अर्थात कुटिल व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं अथवा अवगढ़ी के पास गुण भी दोष में बदल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन, यादृशी भावना यस्य सिद्धि भगवती तादृशी। जो जैसी भावना रखता है उसे वैसे ही सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। जी हाँ दोस्तों, माता कभी बुरी नहीं सोचती अपने पुत्र के बारे में। महाजना येन गता सह पंथा। सज्जन लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वही रास्ता श्रेष्ठ होता है।
न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ई विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र वस्तु इस पृथ्वी पर और दूसरी नहीं है। असतो या सदगमय, अर्थात ईश्वर मुझे असत्य की ओर से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए। ठीक है दोस्तों, सत्य की ओर ले चलिए। हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमयंधता इन्होन ब्रह्मचर्येण देवभ्य सुरा भारत। तो दोस्तों, जिस प्रकार सूर्य भगवान अपने प्रकाश से अंधकार दूर करके उत्तम पदार्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य के द्वारा रोग, आलस्य, निर्धनता आदि को हटाकर मोक्ष सुख प्राप्त करे। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भारत भूरता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। ठीक है दोस्तों, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न धर्म है, न वे पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं, उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। तो दोस्तों इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, अपने को अच्छा ना लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ हमें नहीं करना चाहिए। नराशंस सुसुवतीय यज्ञ यदाभ्य। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका अर्थ हमारा, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य एवं ज्ञान के उपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनाएं जैसे गाय अपने दूध से अपने बालक को सुखी बनाती है। ये जना सदा एवं विचारयन्ति सदा एवं आचरयन्ति सह ते एवं सज्जना भवन्ति। जो मनुष्य सत्य का विचार करते हैं, सत्य ही आचरण करते हैं, वे लोग सज्जन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 38 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या रहा है, इसको देखते हैं। कर्मवेण येव धिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भ मां ते संगो ईश्वकर्मणि। तो दोस्तों हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति भी ना हो। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। सर्वधर्मानं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण कर्मों या धर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शक्ति में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सर्व परवसम दुख सर्वमात्मसम सुखम। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, पराधीनता सबसे बड़ा सुख है तथा स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जित तीन्दो किरणो विषा वाहका। ठीक है दोस्तों, गुणों के समूह में एक दोष उसी प्रकार छिप जाता है जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों में उसका धब्बा। एक नापी सुवछेड़ पुष्पतेन सुगंधता वासितम व वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। देखिए दोस्तों, ये सब याद रखने हैं आपको कि पेपर में अगर ऐसा आ जाए तो आप इसको अच्छे से कर सकें। तो एक ही पुष्पित एवं गंध वाले वृक्ष से पूरा वन सुवासित हो जाता है, जिस प्रकार एक योग्य पुत्र से कुल का यश बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक बच्चा आगे बढ़ता है तो भाई नाम बढ़ता है ना, यश बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, 43 नंबर, उसको देखते हैं। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभयन्ते निर्गंधा इव किंसुका। दोस्तों व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसमें किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो, यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसकी वही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, 44 नंबर, भासासु मुख्या मधुरा दिव्या गर्वाड़ भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मदिपि सुभाषितम। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा, भाषाओं में संस्कृत काव्य मधुर है, उसमें भी उसके वचन मधुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मोह जाला व्रतो दुखमीय चामुत्र। तो दोस्तों मोह के जाल में फंसा हुआ प्राणी दोनों ही लोकों में दुख भोगता है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्माव मंत कात्मात्मा भवेत स खलु वच्यते। तो दोस्तों कामनाओं में आसक्त रहकर धर्म की अवमानना करने वाला स्वयं को ही धोखा देता है।
47 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सर्वे क्षयांत निचय पतनांत समुच्छ्राय, ठीक है, संयोग विप्रयोगांत मरणांत ही जीवितम। तो दोस्तों देखिए, सभी संग्रह नाशवान और सभी ऊंचाइयां पतन में अंत वाली हैं। मिलन की अवधि वियोग और जीवन की अवधि मृत्यु है। ठीक है दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पवेश पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। देखिए, बड़ों का अभिवादन करने वाले तथा नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दोस्तों, न ही कृतमुपकारम साध्वे विस्मरन्ति। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सज्जन लोग किए गए उपकार को कभी नहीं भूलते, अर्थात हमेशा उसके ऋणी रहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अजीर्ण भोजनम विषम, बिना पचा हुआ भोजन भी जहर के समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, ना कूप खनन युक्तम प्रदीप्तो वहीना ग्रहे। दोस्तों इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से क्या फायदा, अर्थात विपत्ति उपस्थिति होने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा है दोस्तों, कीर्ति यस्य स जीवति, यशवान व्यक्ति ही जीवित रहता है। बुद्धिमान वृद्ध सेवाया, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा बड़ों की सेवा करना बुद्धिमानी है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा हमारा, 54 नंबर, सहंति श्रेष्ठ पुष्मा। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा संगठन में रहना ही मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ कर है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, तो अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जले गते का खलु सेतु बंधा, इसका अर्थ हो जाएगा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। उष्णादम विहोते तू गीत्यम गायंती गर्दभा, तो दोस्तों अर्थ हो जाएगा जैसा घर वैसा वर। आहारे व्यवहारे च व्यक्त लज्जा सुखती भविता, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा आहार और व्यवहार में लज्जा न करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंधस्य से दीपो बधिरस्य से गीतम, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा अंधे व्यक्ति के लिए दीपक तथा बहरे व्यक्ति के लिए गीत व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उदार चरितानम तू वसुदेव कुटुंबकम, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही परिवार के समान होता है। भारत वंदना के किसी एक अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद करना है दोस्तों, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भावार्थ, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। दूसरा दोस्तों, तव गिरिभ्यो नमस्ते नदिभ्यो नमः, तव वनभ्यो नमो जनपदेभ्यो नमः, तो दोस्तों इसका भावार्थ क्या हो जाएगा हमारा, हे मातृभूमि तेरे पर्वतों को नमस्कार है, तेरी नदियों को नमस्कार है, तेरे वनों को नमस्कार है और तेरे जनपदों प्रांतों को नमस्कार है। अगला है दोस्तों, तव कड़ेभ्यो नमस्ते अड़ुभ्यो नमः, मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, तो दोस्तों इसका भावार्थ क्या हो जाएगा हमारा, हे मातृभूमि तेरे कड़ों को नमस्कार है, तेरे अड़ुओं को नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार है। अगला क्वेश्चन, श्रीमद भगवद गीता के, ठीक है ना, श्रीमद भगवद गीता के कुछ नीति परक श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमें लिखना है। तो जैसा दोस्तों, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतम, ठीक है दोस्तों, अभ्युता नम धर्मस्य तदानामात्यम सृजमयम, ठीक है दोस्तों, सृजमयम। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, हे भारत या अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, अर्थात साकार रूप में अवतरित होता हूं। फिर दोस्तों अगला है, कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचार माँ कर्म फलेभूत माँ षडंगो स्वकर्माणि। देखिए दोस्तों, हमारी संस्कृत उतनी भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ करिएगा। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा हमारा, हे अर्जुन कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में ही कभी नहीं, इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति, ठीक है दोस्तों, आसक्ति भी ना हो। अगला दोस्तों, नैनम चिंदनी शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यंपातो न शोषयति मारुतः। तो दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा हमारा, इसको आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना ही जल इसे गीला कर सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। दोस्तों बात हो रही है आपकी आत्मा, अर्थात यह आत्मा आपकी सदा विकार रहित स्थिति में रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है, तो इसे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं।
तो क्या क्वेश्चन था दोस्तों? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। तो दोस्तों श्लोक का अर्थ क्या हो जाएगा? साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों को विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न होता हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नीति परीक्षित श्लोक का हिंदी में अनुवाद हमें लिखना है। व्रतम यत्नेन संरक्षते वित्तमयाति याति च या अचिड़े वितता छिड़ो व्रस्तस्तु हतो हत। तो दोस्त इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? पहले प्रस्तुत श्लोक में कवि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अब दोस्त इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। चरित्र की प्रत्यंत पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन का नष्ट होना नहीं है, किंतु चरित्र के नष्ट होने पर मनुष्य मृतवत मरे के समान हो जाता है, अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपका धन आए जाए उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन एक बार आपको पता है कि अगर आपका एक बार कैरेक्टर में दाग लग जाता है तो फिर वो सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में हमें अर्थ लिखना है। कोशरा, ठीक है, पुत्रेण जातने यो न विद्वान न धार्मिका काडेन चतुषा कीम वाचुसो पीडेव केवलम। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा? ऐसे पुत्र के उत्पन्न होने से कोई अर्थ नहीं है जो न विद्वान हो न धार्मिक हो, जो न आंख से देख सके अर्थात आंख से अंधा हो, वह केवल पीड़ा देने वाला ही होता है। अब दोस्तों वो सही बात, ना विद्वान होगा ना धार्मिक होगा ना कुछ आते नहीं, लेकिन दोस्तों किस्मत होती है कभी कभी, तो ऐसा हम नहीं कहेंगे। और दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिखते हैं 1 से 10 तक की ना। एकादशन, ठीक है, या ये सब दोस्तों लिया गया क्वेश्चन को संख्याओं को हमें हिंदी में लिखना है। तो दोस्तों 11 से 19 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं आपको ये देखना है। तो 3 तरह के आप क्वेश्चन यहाँ देखें, या दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि 15 से 20 तक के संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संस्कृत में लिखना। पहले दोस्तों 1 हो गया, 2 को द्वि लिखते, 3 को त्रि लिखते, 4 को चतुर लिखते, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव। ठीक है दोस्तों, 10 को 10, 11 को एकादश, 12 को द्वादश। ठीक है, 12 हो गए दोस्तों। उसके बाद हमारी बारी आती है 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बारी आती है 17 की सप्तदश, 18 को अष्टादश, 19 को नवदशन या एकोनविंशति या दोस्तों उनविंशति कहते हैं, 20 को विंशति, 21 को एक विंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को दोस्तों षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को दोस्तों बोलते हैं अष्टाविंशति, 29 को बोलते हैं नवविंशति या एकोनत्रिंशत या दोस्तों 29 या दोस्तों 30 को बोलते हैं 63। तो दोस्तों आप लोग इसको बढ़िया कॉपी पर लिख कर याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आ सकता है कि संस्कृत शिक्षण से में दृश्य श्रव्य उपकरणों का क्या महत्व, ये बताना है। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के निम्न प्रकार के महत्व है। देखिए, पाठ्य वस्तु को रोचक, सार्थक एवं बोधगम्य बनाने हेतु दृश्य, ठीक है, उपकरणों का उपयोगिता है। विद्यार्थी का शिक्षण सुविधा पूर्वक हो इसके लिए ये उपकरण प्रेरक है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप पेपर में जितना अच्छा बनाकर लिख सके उसे लिखना है कि बालक का ध्यान केंद्रित करने हेतु ये नितांत उपयोगी है। ठीक है, ये सब आप लोग पेपर में अच्छे से बनाकर अपने मन से लिख सकते हैं और आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत शिक्षण में दृश्य सब उपकरण कौन कौन से होते हैं इसे बताना। ठीक है, तो चलिए ये सब अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले दृश्य के साधन, वे साधन जिन्हें देखकर बालक शीघ्र सीखने में सहायता प्राप्त करता है। ये सप्त साधन है जिनका उपयोग अध्यापक कम खर्च तथा कम श्रव्य में शीघ्र सिखाने में उपयोगी पाता है। श्याम पट हो गया दोस्तों, लपेट श्याम पट हो गया, मानचित्र हो गया, मॉडल चित्र, चार्ट, फलालेन, पट्ट, प्रतिरूप आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात आती है श्रव्य साधन की। वे साधन है जिन्हें सुनकर पाठ्य वस्तु समझने में सहायता मिलती है, जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया दोस्तों, लिंगोफोन। ठीक है दोस्तों, श्रव्य साधन जिसको आप सुन सकते हैं, दृश्य मतलब देखकर सीखा जाता है। अब उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका दृश्य श्रव्य उपकरण, वह उपकरण जो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं, जैसे टीवी पर प्रसारित शैक्षिक चित्र, और जैसे दोस्तों आप लोग अभी यूट्यूब पर हमारी वीडियो देख रहे होंगे वो भी ना सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं। अब दोस्तों बारी आती है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की क्या उपयोगिता है ये बताना। देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न भी है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप बनाकर जितना अच्छे से आप लिख सके ना उसको लिखना है। ये सब क्वेश्चन बनाकर लिखे जाते हैं, ये सब पर रट्टा नहीं मारे जाते। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों पेपर में आए तो आप लोग अच्छे से अच्छा लिखेंगे तो अपना 2 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं बनाकर। मतलब आपको दोस्तों हमने बता दिया कि दृश्य सामग्री श्रव्य सामग्री क्या होती है। दृश्य का मतलब आप जिसे देख सकते हैं, श्रव्य मतलब जिसको आप सुन सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा आप नंबर पाएंगे।
चलिए दोस्तों, 2 पॉइंट्स हम आपको बता भी देते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग ऐसे पदार्थों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिनमें बहु परिवर्तन, मतलब ठीक है, बहुत मंद गति से होता है। दूसरा दोस्तों, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग दूर के स्थानों, ऐसे स्थानों जहां तक आसानी से पहुंचना संभव होता है, उसके विषय में ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई दोस्तों बहुत दूर है, जैसे भी हम लोग वीडियोस आपके लिए दिल्ली से बन रही है, तो हम ऐसा तो नहीं दोस्तों आपके घर आ सकते हैं पर्सनली पढ़ाने, तो यही बात है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के एक उदाहरण देकर उसका वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, फिर से वही बारी आ गई। दृश्य श्रव्य सामग्री के उदाहरण, पहले दोस्तों चित्र हो गया, ये दोस्तों आप देख सकते हैं इसको। किसी काव्य की प्रधानता एवं व्याकीकरण नियमों को स्पष्ट करने हेतु दोस्तों ये सब चीजें ना स्वनिर्मित चार्ट बहु उपयोगी एवं प्रभावकारी होता है। संधि विच्छेद का स्वरूप, समास के प्रकार, ठीक है, उपसर्ग एवं प्रत्ययों को समझाने हेतु इनकी बड़ी महत्ता है। चार्ट, छात्र चार्ट द्वारा पढ़ी पाठ्य वस्तु शीघ्र हृदयगम कर लेते हैं। छात्रों को चार्ट देखकर कल्पना शक्ति विकसित होती है। यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इनकी निर्मित करने की भी प्रेरणा ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों दूसरी बारी आती है टेप रिकॉर्डर। क्या होता है ये? टेप रिकॉर्डर का प्रयोग, ठीक है, से शिक्षक भी अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। यह छात्र छात्राओं को हर विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त कराने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। उन्हें टेप करके छात्रों को समझ प्रस्तुत किया जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए उसके उच्चारण में होने वाली गलतियों को सुधारने के लिए टेप रिकॉर्डर का प्रयोग उत्तम माना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है आदर्श वचन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन आ सकता है, आदर्श वचन एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों चलिए इसको समझते हैं। आदर्श वचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन, ठीक है, में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती है और वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे आदर्श वचन नहीं कहा जाता है, कहा जाएगा वाचन है। दोस्तों अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा तथा वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। उसके बाद दोस्तों बारी आती है आपका अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। अनुकरण वाचन के 2 भेद होते हैं दोस्तों, पहला व्यक्तिगत वाचन, दूसरा समवेत वाचन। फिर दोस्तों बारी आती है आपके अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहला सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अनुकरण वाचन की। ठीक है, छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो अध्यापक के आदर्श वाचन के बाद किया जाता है। फिर दोस्तों सस्वर वाचन उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय आप क्या ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों संस्कृत में गद्य की पाठ योजना बनाते समय गद्य शिक्षण का महत्व ध्यान में रखना आवश्यक है। गद्य शिक्षण का महत्व इस प्रकार है, गद्य के माध्यम से एक दूसरे के विचारों को शीघ्र एवं सही रूप में सरलता से ग्रहण किया जा सकता है। शोक, हर्ष आदि भाव को एक दूसरे के सम्मुख गद्य के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। गद्य शिक्षण ज्ञान वृद्धि का एक सफल साधन है। और दोस्तों गद्य शिक्षण द्वारा बालक को कम समय में अधिक पढ़ाने व समझाने का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट आता है गद्य शिक्षण द्वारा बालक को कम समय में अधिक पढ़ने व समझने का अभ्यास कराया जाता है। गद्य शिक्षण द्वारा विभिन्न शैलियों का ज्ञान कराया जाता है। बालकों में शब्दकोश में वृद्धि गद्य शिक्षण द्वारा ही होती है। गद्य शिक्षण से बालक को पठन कला के योग्य बनाया जा सकता है। गद्य शिक्षण से बालक क्रियाशील बनते हैं। गद्य शिक्षण से बालकों में स्वस्थ प्रवृत्ति का विकास होता है। अब दोस्तों बात ही आती है लिख धातु का लोट लकार के रूप में लिखिए। दोस्तों प्रथम पुरुष में लिखतु, लिखताम, लिखंतु, मध्यम पुरुष में लिख, लिखतम, लिखत और उत्तम पुरुष में दोस्तों हो जाएगा आपका लिखानी, लिखावा, लिखामा। फिर दोस्तों बारी आती है निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में हमें लिखना है। सस दोषा पुरुष हरेण हातव्य भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्र। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुषों को 6 दोष त्याग देने चाहिए। नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य, धीरे धीरे काम करने की आदत। अब दोस्तों निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में हमें अनुवाद करना है। पहला दोस्तों क्या रहा कि वह घर से विद्यालय जाता, तो दोस्तों हो जाएगा स ग्राहात विद्यालयम गच्छति। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, तो दोस्तों हो जाएगा युवाम संस्कृतम पठत। लड़के मैदान में खेलते हैं, बालका क्रीडागणे क्रीडंती। राम रामपुर में रहता है, तो दोस्तों रामा रामपुरे निवसति।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखना है। खगा, दोस्तों खगा को बोलते हैं पक्षी, गोधुमा को बोलते हैं गेहूं, पिपीलिका को बोलते हैं चींटी, कुंजरा को बोलते हैं हाथी, सर सीजम को बोलते हैं कमल, अश्वत्था को बोलते हैं पीपल, दाड़िमा को बोलते हैं अनार और नकुला को बोलते हैं नेवला। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन कि संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है, इसे बताना है। तो दोस्तों देखिए वीडियो क्लिप का महत्व देखते हैं। चलिए संस्कृत में देखिए, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है, ठीक है, सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। देखिए इस तक पहुंचना सुगम होता है तथा इसे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जाती है। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसमें विद्यार्थियों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतःक्रिया की व्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था है। स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है। मास्टरी अर्जित करने के लिए पुनरावृत्ति सुविधा है। ठीक है दोस्तों, डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने लघु त्रि का सेशन समाप्त किया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट 1, ठीक है, और दोस्तों पार्ट 2 नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसको जाकर देख लीजिए। तो दोस्तों उसको सीखने के बाद आप लोग संस्कृत में पूरी तरीके से तैयार होंगे पेपर देने के लिए। तो दोस्तों सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को तुरंत बाद आपको पार्ट 1 2 देखना है, जैसा कि हमने आपको पहले बता चुके हैं। और वीडियो को दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे कि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड और सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट पेपर के लिए, और पेपर में आप लोग अच्छा करिएगा।